अध्याय 6 देख रहे हैं, मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में आज बात करेंगे। मानव मतलब क्या है? इंसान, आदमी, हम, मैं, आप। संसाधन यानी रिसोर्स। तो हम कहते हैं कि जल एक रिसोर्स है, पानी को रिसोर्स मानते हैं, हम वनस्पति को रिसोर्स मानते हैं। मानव कैसे रिसोर्स हो गया, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव सबसे बड़ा संसाधन है। तो आप देखिए कि भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है, बाकायदा मानव संसाधन मंत्रालय, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों का जो कौशल है, उनकी जो स्किल है, उनका जो आप ये कहिए कि जो उसमें कला है अगर किसी में, या उनकी किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर जरूरत है तो उसके लिए उनको ज्ञान देने, उनका एजुकेशन देने, उनका कौशल बढ़ाने के लिए किया गया। इससे ये लगता है, इससे प्रतीत होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। हम और आप बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो अगर ये मान लीजिए कि हम किसी एक डेजर्ट की बात करें जहां कोई नहीं रहता, वहां क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप और हम अभी बात कर रहे हैं आपस में, किसी एक जगह किसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र को लोग बनाते हैं। गाड़ी भी जो चला रहा है, जो ड्राइव भी कर रहा है, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, यातायात प्रोवाइड कर रहा है, यातायात के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति की देन, यानी प्रकृति ने जो दिया है तब तक उपयोगी है या तब तक महत्वपूर्ण होती है जब हम लोग उसे यूज करते हैं। इंसान उसे उपयोगी बनाता है, उसको यूजफुल बनाता है। आप कटहल जो है, कटहल को सीधा पेड़ से तोड़ के खा सकते हैं क्या? नहीं, उसका तरीका होता है। उसको इस तरीके से काटा जाता है, बनाया जाता है कि ताकि आप उसे खा सके। तो हमारे लोग अपनी जो आवश्यकता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है और योग्यता के अनुसार उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो मानव संसाधन ही एक्चुअल संसाधन है। और मानव संसाधन का मतलब क्या हुआ? अब मानव संसाधन कब बनेगा? तो एक इंसान अगर स्वस्थ है, शिक्षित है और मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है, तो अगर ऐसा कोई आदमी है या ऐसे कोई लोग हैं, तो वो आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब देखिए, अन्य संसाधनों की भांति, जैसे अलग अलग संसाधन हमने देखे, जल देखा, हमने कहा उद्योग भी किस चीज पे पलते हैं या बढ़ते हैं। अब इंसान की बात करें तो ये भी मानव संसाधन भी, इंसान भी, लोग भी, ये समान रूप से वितरित नहीं है। अंटार्कटिका में जाके आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप मुंबई में चले गए तो वहां जितने आपको शायद एक किसी स्टेट में मिले, इंडिया के जो छोटे स्टेट है, उससे ज्यादा आपको मुंबई में मिल जाएंगे। जो शैक्षिक स्तर है, एजुकेशन उनका है, आयु क्या है उनका, जेंडर क्या है, लिंग क्या है, वो उस हिसाब से एक दूसरे से भिन्न है। और उनकी जो संख्या है, लोगों की जो संख्या है, लक्षण भी बदलते रहते हैं। ये चीजें सेम नहीं रहती। अब देखिए कि यहां पर ये बातचीत चल रही है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, बच्ची कहती है। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं, ये मैडम कहती है। तो मेरे गांव में 1000 लोग हैं, ये जवाब देते हैं। ये साहब जवाब देते हैं कि मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो विश्व में 6.6 अरब लोग हैं, और अगर आज की बात करें तो शायद ये नंबर अलग होगा। तो 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, कैसे लिखेंगे, ये तो सवाल है। लेकिन मेन इसमें मुद्दा है कि लोग कितने हैं, क्योंकि जितने लोग हैं उतना ह्यूमन रिसोर्स है, उतना मानव संसाधन है। तो जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है? जमीन पे, भूपृष्ठ पे जो लोग रहते हैं, उसे हम जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90%, 90% से अधिक भाग जो है भूपृष्ठ के, यानी जमीन के केवल 30% भाग में निवास करता है। और असमान वितरण है, कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पॉपुलेशन ही नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, ये बहुत घने बसे हुए हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अगर आप उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों पर चले जाएं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में चले जाएं, पर्वत है जहां पर और विषुवतीय वन है, वहां लोग कम मिलेंगे, क्योंकि जलवायु नहीं है। और जलवायु एक तो उनको नहीं प्रेरित कर रही है वहां रहने के लिए,
दूसरा जो वहाँ की जो टेरेन है और जो चीजें मिलती है उसकी उपलब्धता भी होती है। तो विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के ऊपर ज्यादा लोग रहते हैं। मैं इसको समझाता हूं आपको। विश्व की जो कुल अगर जनसंख्या अगर लिया जाए तो 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं। आप देखें 3/4 एशिया में रहते हैं। एक अभी किसी साहब ने कहा कि हर 6वां इंसान वर्ल्ड का आपका हिंदुस्तानी है और हर 4था इंसान आपका चाइनीज है। तो विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, 60%। तो इन देशों की बात जो हो रही है 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करूं आपको कि ये क्या क्या बताया मैंने। ये आपका ग्लोब है। हमारा ये कहना है कि जो विषुवत वृत्त है यानी कि जो इक्वेटर है इसके ऊपर मैक्सिमम लोग रहते हैं, यहाँ कम लोग रहते हैं, यहाँ कम लोग रहते हैं। और 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के जो लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। यानी अगर मैं इसका 30% ले लूं, मान लीजिए ये 30% लूं, यहीं पर 90% लोग रहते हैं, बाकी जो 10% रहेंगे, यानी कि अगर मैं 100 लोगों की बात करूं तो 90 लोग यहां रहेंगे, बाकी 10 इधर उधर रह रहे होंगे। इसका मतलब ये है। अब जो एशिया और अफ्रीका का जो इलाका है वहां पर 60% लोग 10 मतलब 3/4। आप देखिए मैं फिर से बताता हूं कि 3/4 कितना होगा। मैं इसको इस तरीके से मानूं तो ये पूरा एरिया 3/4 कर दिया मैंने इसको, ये 1/4 है। 3/4 जो है ये आप मान लीजिए अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया, यहीं पे लोग रहते हैं मैक्सिमम। 1/4 बाकी जगह रहते हैं। और 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, यानी 60% 10 देशों में रहते हैं। कितने सारे देश हैं, कितने सारे, केवल 10 ही देशों में 60% लोग रहते हैं। अब इसमें आप देखें, थोड़ा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं मैं कि जापान, ये जनसंख्या मिलियन में है। अब चीन की जनसंख्या देखिए आप, भारत की हम 125 करोड़ से 130 करोड़ हो गए, 135 तक जा रहे हैं चीन, और बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यूएसए, मतलब हमारे बाद यूएसए आता है, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। और इंडोनेशिया बहुत छोटा देश है, इंडोनेशिया बहुत छोटा देश है। उस हिसाब से देखिए पॉपुलेशन, इसे ये कह रहे हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और धीरे धीरे आगे आप बढ़ेंगे तो जापान, रूस वगैरह भी दिखाई देंगे। अब इसकी जो चर्चा मैं कर रहा था आपको, ये विश्व की घनी आबादी वाले देश है जहां पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी पर एरिया बहुत सारे लोग रहते हैं। ये विश्व के में प्रत्येक 100 लोग में, ये 100 लोग हैं, एशिया में रहता है। ये साहब, ये जितने भी पीले में दिख रहे हैं एशिया में रहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं इस कलर में, ये आपके यूरोप में रहते हैं। और जो बैंगनी कलर में दिख रहे हैं ये अफ्रीका में रहते हैं। जो ये कलर के दिख रहे हैं आपको थोड़े से लाइट ब्लू टाइप, ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। और ये जो साहब है हरे में, ये ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ये बताने की कोशिश की गई है इसमें। अब जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर क्या होता है, मैं इसको पहले समझाता हूं, पहले आपको जनसंख्या का घनत्व बता दूं। पृथ्वी पृष्ठ यानी जमीन की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसको जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं इसको। ये जो प्रति वर्ग किलोमीटर है उसमें ये सामान्य रूप से हम व्यक्त करते हैं। संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस पे ना जाएं आप, कहीं तो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, कहीं बहुत कम मिलेंगे, ये तो एवरेज है। सबसे अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके बाद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। मैं आपको समझाता हूं कि ये जैसे एरिया है, अच्छा ये एरिया है, प्रति वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है, मान लीजिए यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर इस एरिया में, इसका एरिया मान लीजिए 20 किलोमीटर पर स्क्वायर, 20 किलोमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, तो 100/20, यही एक ऐसा एरिया हो गया जहां पर 500 लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर जो एरिया है वो 10 किलोमीटर पर स्क्वायर है, तो 500/100 और 100/220 जो आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर भी 5 आ जाएगा।
तो दोनों ऐसे हो गए, लेकिन यहां पर मैंने एरिया कम कर दिया, लोग बढ़ा दिए, यहां पर लोग कम है, एरिया ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये समझिएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कह रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने कहा था 51 पे मत जाइएगा। ये निकालने का तरीका बता रहा हूं कि कभी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाए तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना है, या जनसंख्या को डिवाइड कर देना, उसका एरिया क्या है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में नापा जाता है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जनसंख्या अभी हमने देखा कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। उसका कारण क्या है? स्थलाकृति कैसी है, वहां का टेरेन कैसा है। लोग हमेशा पठारों में रहना पसंद करते हैं, वो प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, पर्वतों और पठारों में कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो मैदान है वहां पर खेती हो सकती है, वहां पर आप घर बना सकते हैं, आपको अलग अलग सर्विसेज मिलेंगी, सेवा क्रियाएं मिलती है। जैसे गंगा के मैदान विश्व में के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। अगर आप इंडीज पे जाएं, आल्स पे जाएं, हिमालय पे, तो वहां बहुत कम लोग रहते हैं। जलवायु की बात करें तो लोग सामान्य रूप से जो ऐसी जगह रहते हैं जहां पर उनके शरीर के हिसाब से जलवायु हो, बहुत गर्म भी ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो। अगर आप कनाडा के एरिया में रह रहे हैं, यूके के एरिया में रह रहे हैं, आप देखिए कितना ठंडा होता है वहां पर। अगर आप नीचे की तरफ चले जाएं, मतलब इक्वेटर की तरफ चले जाएं, तो मरुस्थल मिलेंगे। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के जो ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, कनाडा का मैंने नाम लिया, अंटार्कटिका, यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि जहां पर जलवायु बढ़िया है वहां पर लोगों की डेंसिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा रहते हैं। जमीन बहुत जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि हमको तो हमारा तो पेट है, हमें खाना खाना है, कहां से मिलेगा? वो कृषि से मिलेगा। और कृषि में बहुत सारी जनसंख्या, हमने देखा कि 50% से ज्यादा जनसंख्या विश्व की कृषि में लिप्त है, कृषि में काम करती है, कृषि में से इन्वॉल्व है। तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग हो और चांगजियांग, और मिस्र में नील नदी, इसके उपजाऊ मैदान, घने बसे हुए क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। जल, पानी, जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, उनका जो फली फूली है वो हमेशा नदी के आसपास हुई है। तो लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, जहां पर नमकीन पानी कम हो। तो विश्व की नदियां घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल में अगर जाएंगे पानी की कमी है, वहां आपको कम लोग मिलेंगे। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक लोग बसे हुए हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में देखें तो डायमंड वहां पर माइंस है, हीरो की खाने हैं। मध्य पूर्व में जाएं तो तेल की खोज ने इन क्षेत्रों को, लोगों को और वहां बसने में प्रेरित किया है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये तेल एक जगह निकल गया, लेकिन उसके साथ जितने भी उद्योग जुड़े हैं वहां पर लोगों को काम मिलता है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है, लोगों को सर्विसेज मिलती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये भी तो कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण ये है कि जहां, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की बात मैंने की, जहां औद्योगिक क्षेत्र होगी वहां पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा, तो लोग इस तरफ आएंगे, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी चाहिए। जापान में ओसाका में जाइए या मुंबई देखिए, ये सारे क्षेत्र घने बसे क्षेत्र है। एक जमाने में गुड़गांव और नोएडा में बहुत कम लोग रहते थे, आज वो पूरा घना बसा हुआ है, क्योंकि वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है। सांस्कृतिक कारक क्या होगा? जैसे मान लीजिए बनारस हो गया, बनारस में जब उसका बड़ा महत्व है, आध्यात्मिक जगह है। यरूशलेम, जहां पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई है, वेटिकन सिटी देखिए आप। तो ऐसी जगह जहां पर है, लोग अपने धार्मिक इंक्लिनेशन की तरफ से भी वहां रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको धर्म और संस्कृति यहाँ खींच के लाती है। सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं? जैसे आपको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। जहां पर ये सब चीजें मिल जाएं वहां आपको वो जरूर घना बसा हुआ होगा। जैसे पुणे, अब देखिए लोग क्या करते हैं, लोग गांव में जो होते हैं कस्बे में जाते हैं, कस्बे के लोग जो है शहर में जाते हैं, शहर के लोग जो है महानगर में जाते हैं, महानगर के लोग फिर विदेश जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं। इस तरीके से पलायन होता है। लोग अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए यहां से वहां जाते हैं, जिसमें रोजगार हो, जिसमें ये सारी व्यवस्थाएं हो। अब जनसंख्या परिवर्तन क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक अवधि है, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 10 साल आपने मान लिया, उसमें लोगों का कितना परिवर्तन हो रहा है। तो विश्व की जनसंख्या स्थिर तो नहीं है, ये बढ़ रही है। जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा कैसे ये बढ़ रही है। तो यहां कैसे हो रहा है कि आप एक समय कितने थे और आज हम कितने हो गए, कितने मिलियन हो गए, ये एक नंबर है। आज अगर आज की तुलना करें तो बहुत ज्यादा हो गए हम लोग। कहने का मतलब ये है 8,525, और
अगर ये हम हो गए 2025 में इतने हो जाएंगे, 2025 की बात हो रही है, अभी से दो चार साल बाकी बाद में है। अब देखिए कि अगर हम देखें कि किस समय क्या हुआ था, 1800 सदी में कितना था, मतलब 1800 ईयर में क्या था, 1900 में क्या था, 1985 देख लीजिए, 2500, अब हम कुल मिला के 6000 मिलियन बढ़ चुके हैं। ये बढ़ने का कारण क्या है, क्यों इतने बढ़ रहे हैं? इसका कारण यह है कि जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि, जब से मैंने 1800 की बात की, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब बच्चे जन्म लेते थे तो बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती थी, बहुत कम कम आगे बढ़ पाते थे, यानी कि जीवित रह पाते थे। अब वहां वो कारण क्या था? उसका कारण यह था कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, कोई वैक्सीनेशन नहीं था, साफ सुथरापना नहीं था, भोजन नहीं मिल पाता था, और लोग सक्षम भी नहीं थे अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो पा रही थी। अब 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 साल बाद देखें 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 3 अरब। कहां 1 अरब, कहां 3 अरब, यानी कि तिगुना हो गई। इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। 1999 में 1999 में 30 वर्ष की अवधि से जो कम है उनकी जनसंख्या दुगनी, यानी कि 6 अरब हो गई। क्या कारण था इसका? खाद्य आपूर्ति, लोगों को खाना मिलने लगा, औषधि मिलने लगी, यानी कि उनको दवाइयां मिलने लगी। इसके कारण जो मृत्यु की दर है, जो लोग जो जीवन जिनका खत्म हो रहा है, वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें मिल गई, लेकिन जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रहा। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, इसको इस तरीके से समझिए। पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, क्योंकि ये जन्म दर से रिलेटेड है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। कैसे? जन्म दर क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है। मृत्यु दर को भी प्रति 1000 व्यक्तियों के मृतकों की संख्या से मापा जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, पहले आपको बताता हूं कि ये जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। मान लीजिए जन्म दर क्या है? प्रति 1000, मृत्यु दर प्रति 1000। तो प्रति 1000 में, यानी कि प्रति 1000 में जो जन्म दर है, जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्म व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, मृत्यु दर मतलब मृतकों की संख्या, व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, यानी कि 1000 में से मान लीजिए 100 मृतक है, और 1000 में से जो जन्म हो रहा है, जैसे प्रति व्यक्ति, इन व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या 1000 पैदा हो रहे हैं, इसमें से कितने जीवित रह रहे हैं? 900। तो आप देखिए ये जो संख्या है इसको हम जन्म दर कहते हैं, ये जो संख्या है इसको हम मृत्यु दर कहते हैं। तो ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, जो हमने सब डिस्कशन किया, उसका मेन चीज ये है कि पहले क्या होते थे, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उनमें से 90, इस जमाने में 90 मर जाते थे, तो बचे कितने? 10। जनसंख्या कितनी? 10 के हिसाब से बढ़ रही थी। अब 100 बच्चों में 90 जीते हैं, केवल 10 मरते हैं। तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? 90 के हिसाब से। तो 10 केवल पहले जीवित रह पाते थे, जिंदगी में आगे बढ़ते थे, और अब 90 से ज्यादा, अब मैं 90 भी नहीं कहूंगा, मैं तो 99 कहूंगा, जिस हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं। हमारा देश पोलियो फ्री है, हमारा देश टीबी ऑलमोस्ट निकल चुकी है हमारे देश से। आप सोचिए, एक जमाने में केवल लोग हैजे से मर जाते थे, प्लेग से मर जाते थे। प्रवास क्या होता है? प्रवास मतलब यहां से वहां जाना, लोगों का आने जाने को हम प्रवास कहते हैं। तो जन्म और जो मृत्यु है जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, यानी कि आदमी जन्म लेता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी ऐसा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ जो ना मरा। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब हम जन्म दर निकालेंगे और मृत्यु दर निकालेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, और इनका जो सब्ट्रैक्शन निकालेंगे उसे ही हम प्राकृतिक वृद्धि दर कह रहे हैं, कि कितने लोग जीवित रहे, कितने लोग का मृत्यु हो गई, उनके दर को हम माइनस करेंगे, तब हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर आता है। तो एक चीज आपको बताता चलूं कि जीवन प्रत्याशा ये क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। आज देखिए कि पहले क्या होता था कि लोग काफी लंबे समय तक जीते थे। जो अगर जी गया, जो बच्चा पैदा हो गया, वो कम से कम 80-90 तक पहुंचता था। आज आप देखेंगे कि 40 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये 40 साल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो है
70 साल मान लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक जमाने में 80 साल हुआ करती थी। अब हो सकता है कि जाके ये 65 हो जाए। औसत होती है ये एवरेज, कि एक आदमी 65 साल तक तो जिएगा जिएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो एवरेज निकाला जाता है। कई लोग किसी भी कारणों से, प्राकृतिक हो या मैनमेड हो, उस कारणों से उनका देहांत हो सकता है, तो जो आया है वो जाएगा जरूर। अब अगर ये जो प्राकृतिक वृद्धि दर अगर ये बढ़ रही है, इसका मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप ये देखिए, मृत्यु दर से जन्म दर का अगर अधिक है, यानी मृत्यु ज्यादा हो रही है, मृत्यु कम हो रही है, जन्म ज्यादा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ेगी। क्योंकि देखिए ये 2 है और ये 2 है, 2 को माइनस कर दीजिए, 3 तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं। इसका मतलब ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। होना ये चाहिए कि जितना जन्म दर है उतनी मृत्यु दर होनी चाहिए। इससे क्या है, जनसंख्या कांस्टेंट रहेगी, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो जाए, जन्म दर केवल 2 हो, तो इसका मतलब जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ना हम जनसंख्या कम चाहते हैं, ना हम जनसंख्या बहुत ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनसंख्या का एक संतुलन रहे, और ये भी कि औरत और मर्द भी बराबर हो, मतलब जेंडर इक्वालिटी, मतलब बराबर हो, दोनों जेंडर का जो अमाउंट है वो बराबर हो, तभी तो आगे प्रजनन होगा और आगे जिंदगी बढ़ेगी। एक शब्द आएगा आप्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है, आप्रवास। जब हम दूसरे देश में जाते हैं, एक उत्प्रवास भी है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़कर जाता है। देखिएगा, जैसे अब एक साहब यहाँ पर, इंडिया है, यहाँ से ये कनाडा है, इंडिया से जो कनाडा गए, वो कनाडा में क्या कहलाएंगे? वो इमिग्रेंट कहलाएंगे। और जो कनाडा से इंडिया है, अगर हम इंडिया में है, तो वो क्या होंगे? जब व्यक्ति नए देश में जाता है, तो आप्रवास मतलब ये होता है कि हम नए देश में चले गए। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम नए देश में चले गए। और जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, जब वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तब वो आप्रवास हो गया। जब वो यहाँ से निकल रहा है तो उत्प्रवास हो गया। आप समझ गए? ये 2 जगह है। यहाँ पर जब वो पहुंचा तो वो आप्रवास हो गया, यहाँ से जब निकला तो वो उत्प्रवास हो गया। अब देखिएगा कि जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश से यहाँ आते हैं, तो इमिग्रेशन आपको क्रॉस करना पड़ता है, वो इमिग्रेशन होता है। और जब आप पहुंचते हैं तो आपका आप इमिग्रेंट कहलाते हैं किसी दूसरे देश में। अब प्रवास भी एक कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता रहता है, कि लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। उत्प्रवासी वो लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वो लोग जो होते हैं जो देश में आते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे देश हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। आप्रवास जो इमिग्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे। सूडान एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने और या उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। और सूडान ऐसा देश है क्योंकि जहां पर पता लग गया है, लेकिन और देश में भी लोग आ जा रहे हैं हमेशा। अब होता यह है, मैं इसका कारण बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जो प्रवृत्ति ये है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में, मान लीजिए यहाँ वो 50,000 कमा रहे हैं, दूसरी जगह जाके वो 2 लाख कमा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो उस जगह पे जाएंगे, और वो उस जगह जाएंगे जो विकसित राष्ट्र होंगे, जहां पर उनको सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो उनके देश में नहीं मिल पा रही है। तो देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में चले आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राम से हम कहाँ जाते हैं? हम शहर में पहले तो कस्बों में जाते हैं, गांव से कस्बे वाले शहर में जाते हैं, शहर से वो नगर में जाते हैं, नगर से महानगर में जाते हैं, महानगर से फिर वो कहाँ चले जाते हैं? दूसरे देश जाते हैं। तो यही है आप्रवास और उत्प्रवास। अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। विश्व की जो जनसंख्या वो वाकई में बढ़ रही है, लेकिन कई देशों में वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कई लोगों में ऐसा भी है कि जनसंख्या नहीं बढ़ रही। जैसे केन्या में जो जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा है। अगर आप देखिएगा कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ जो मृत्यु दर कम हो गई है, लेकिन जो जन्म दर है अभी भी अधिक है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जिससे वृद्धि दर बढ़ रहा है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां जन्म दर ही, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वही कम है, और मृत्यु दर ये भी कम है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। पहले मैं आपको ये चित्रण दिखाता हूं। ये जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें हैं। इसका मतलब सबसे पहले देखिए कि जो नीले प्रदेश है, नीले जो दिख रहे हैं, यहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।
बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और जहां पर उसके अति उच्च है बहुत ज्यादा, उसके बाद आता है ये इलाके, यहाँ भी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। देखिए ये इलाके जो है, ये इलाके पाकिस्तान का इलाका है, उसके बाद ईरान का इलाका है ये। और यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी देश है, थोड़ा म्यांमार के साइड के जो देश है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद आदर्श जहाँ पर सबसे बेहतरीन हो रहा है वो ये इलाका है, वो इलाका है। हिंदुस्तान में भी ठीक ठाक है, ये भी इलाके ठीक है। और उसके बाद निम्न, अब ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना कम है, यहाँ पर भी कम हो रहा है। ये अपना देखिए चाइना ने कितना कंट्रोल किया हुआ है, यूएसए और कनाडा में भी कम है। और जहां पर बहुत कम है, ये तो ह्रास वाली बात है, यहाँ तो बढ़ ही नहीं रही है, यहाँ तो बढ़ ही नहीं रही है। लोग बाग मतलब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं। जब बच्चे नहीं पैदा होंगे तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? लोग भी चाहिए, ये भी बहुत गलत। देखिए अति उच्च तो गलत गलत है ही, बहुत सारी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम जनसंख्या ना हो ये भी एक गंभीर समस्या है। जनसंख्या संगठन क्या होता है? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश का जो आर्थिक विस्तार है, विकास के स्तर में से कुछ अंतर नहीं पड़ता। इसको समझिएगा। जैसे बांग्लादेश और जापान, ये बहुत घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से काफी आगे है। ये एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका, उनके गुणों के बारे में जानने या उनके गुणों के बारे में जानना हमें आवश्यक होता है। लोग अपनी जो आयु है, लिंग है, उनकी साक्षरता, मेन चीज साक्षरता है। साक्षरता का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशाएं क्या है, वीक तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका व्यवसाय क्या है और आय क्या है, इस तरीके से एक दूसरे से अलग है। और लोगों की जो विशेषताएं हैं या भिन्नताएं, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जो जनसंख्या संगठन है, संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ये जनसंख्या संगठन ये बताता है कि ये अलग अलग संरचना कैसी है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं अपने पोते पोतियों की कहानी सुनाती हूँ। ये क्या करती है? पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। ये कहते हैं मैं सेतु बनाता हूँ, ये साहब कहते हैं कि मैं सेतु बनाता हूँ, ये कहते हैं मैं घर की देखभाल करती हूँ, ये कहते हैं मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं गायक हूँ, और ये साहब जो है वो डॉक्टर है, ये महिला कहती है कि मैं कैंसर का उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, ये कहते हैं किसान। तो इसमें कौन सा आपकी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, कौन सा नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। इसी को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में मदद करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, पहले किस आयु वर्ग की हैं, वो कितने शिक्षित हैं, किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय क्या है और उनकी स्वास्थ्य की दशा क्या है। तो एक देश की बात करें तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करके एक रुचिकर विधि, यानी कि जनसंख्या पिरामिड है, मतलब रुचिकर विधि इसका मतलब ये है कि एक जनसंख्या पिरामिड बना दीजिए, उससे, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड, पहले मैं आपको पिरामिड दिखाऊंगा, पहले ये चर्चा कर ले, फिर पिरामिड को समझाता हूं मैं आपको कि एक जनसंख्या पिरामिड बताता क्या है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित कैसे है। जैसे 5 से 9 साल में कितने लोग हैं, 10 से 14 साल में कितने लोग हैं, कितने ह्यूमन बीइंग हैं, और कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ष में पुरुष और स्त्रियां कितनी है। तो ये जनसंख्या पिरामिड आप देखिए, एक जनसंख्या पिरामिड है। ये जनसंख्या पिरामिड में यहाँ से 0 से 4, मतलब जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं और 4 साल के हुए हैं, वो कितने हैं, ये आपका बेस है पिरामिड का। धीरे 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 बढ़ते रहेंगे तो आप 85 साल, 90 साल, 100 साल के ऊपर अगर देखा जाए तो विश्व में गिने चुने लोग होंगे, तो बहुत कम। अब देखिए ये जो बीच का इलाका है, अच्छा ये साइड जो है नीला दिख रहा है, पुरुष वाला है, जो रेड वाला है वो स्त्री वाला है, यानी कि इतने पुरुष है इसमें, इतने स्त्री है, और बराबरी ही है, ऑलमोस्ट बराबरी ही होनी चाहिए। अब देखिएगा आप कि हमारी जो एक्चुअल जनसंख्या है वो 20 के ऊपर और करीबन 60 के नीचे, ये एक्चुअली वर्किंग वाली होती है। ये ऐसी होती है जो काम कर सके, बाकी ऊपर थोड़ा सा रिटायरमेंट हो जाता है। बच्चे तो खैर अभी बच्चे ही होते हैं। तो ये जो ट्राइंगुलर, इसका ट्राइंगुलर शेप है, इसको मैं अगर इस तरीके से बताऊं आपको, इसलिए इसको पिरामिड कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगुलर शेप में आता है। ऐसे ये ट्राइंगुलर शेप ही तो हो रहा है एक तरीके से। तो ये साहब पूछ रहे हैं इनसे कि ट्राइंगुलर शेप क्या है, तो ये बताती है जनसंख्या पिरामिड है। क्या है ये? जनसंख्या पिरामिड है। तो वो कहती है, ये साहब पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये बताते हैं कि ये लड़की बताती है कि इस देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को, ये तो स्त्री और ये पुरुष हो गए, स्त्री हो गए, और इनकी वर्तमान जो जनसंख्या को उनके आयु वर्ग के हिसाब से, अलग अलग आपका एक्स एक्सिस में दिया हुआ है आयु वर्ग, उसके सामने जो है इतने लोग हैं, जिसमें इतने पुरुष है और इतनी
महिलाएं हैं। तो क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और इस देश की जनसंख्या पता लगा सकता हूं? हाँ, हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन इसको देखा जाए कैसे कैसे ये पिरामिड बन रहा है। ये है केन्या का पिरामिड। केन्या के पिरामिड में और आपके भारत के पिरामिड में और जापान के पिरामिड में क्या अंतर है? जापान के पिरामिड में, पहले मैं आप एक एक करके बताता हूं। अब देखिए, जनसंख्या पिरामिड एक देश के में जो आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है कि कितने लोग आश्रित हैं। 15 साल से जो कम बच्चे कम के होते हैं वो बच्चे होते हैं, और 65 साल के ऊपर जो, क्योंकि जिनका शरीर थोड़ा सा एक तरीके से वीक हो जाता है, वो ये दोनों जो है वो आश्रित जनसंख्या में आते हैं। 15 से 65 वाले जो जनसंख्या वाले हैं वो सक्रिय होते हैं, वो वर्किंग क्लास होती है, जो वाकई में कुछ मतलब काम कर सकते हैं। तो एक देश का जो जनसंख्या पिरामिड है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर वो चौड़ा है और ऊपर से तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि, अब देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उसमें कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम है। ये स्थिति केन्या की है। केन्या में देखिए वृद्ध लोग कितने कम, बहुत सारे, बहुत कम है। तो ये पिरामिड या ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसका इस तरीके से ऐसे बन रहा है। यहाँ कितने कम है, और यहां पर, यहां तक ज्यादा क्यों दिख रहे हैं आपको? क्योंकि बच्चे पैदा तो होते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसके बाद जिन देशों में मृत्यु दर, यानी कि विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं, कम हो रही है, मतलब मृत्यु दर कम है, और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। अब ये देखिए भारत का पिरामिड है, हमारी जो बहुत सारी जनसंख्या है वो 15 से लेकर आपको 65 के बीच में मिलेगी, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, वो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं, इसलिए वो आगे आगे तक चलते हैं। और ये भारत के पिरामिड का दृष्टिगोचर होता है, यहाँ पर हमको दिखता है। यहाँ पर आप देखिए युवा ज्यादा है हमारे देश में, यानी मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, इसलिए हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी। और कम जन्म दर वाले जापान जैसे, जहां पर जन्म ही कम हो रहा है, वहां पर नीचे वाला इलाका देखिए कितना कम है, यहाँ पर बच्चे पैदा ही कम हो रहे हैं, और घटी मृत्यु दर के कारण लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कहां तक लोग 85 तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, 60 65 के ऊपर, 65 के ऊपर और 85 के बीच में कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ वैसे वर्किंग क्लास तो है इनके पास अच्छा खासा, लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो आगे क्या, किस तरीके से बनेगा? ये एरिया तो खत्म हो जाएगा। तो कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। जो हमारा भविष्य है वो लोग वही हैं जो युवा हैं। वो कुशल होने चाहिए, खुश होने चाहिए, आशावादी होने चाहिए, और उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। हम अपने देश की बात करें तो हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास काफी ह्यूमन रिसोर्स है, इतने सारे लोग हैं हम लोग। तो उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए हमको सबको शिक्षित करना है। शिक्षण के अलावा सबको तंदुरुस्त भी रखना है। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत